गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शेर सैनियों। और आज हम बात करते हैं संविधान में भाग 3 की। और भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को सरकार के द्वारा दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और ये जो हमने मौलिक अधिकार हैं, क्वेश्चन बनेगा आपने कहाँ से लिए, तो इसका आप उत्तर दे देंगे कि हमने यूएसए से लिए। कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। ठीक है, ये भाग 3 में वर्णन है। ये अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक अपन को पढ़ने हैं, तो आज लगा अपन 20 तक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहाँ, तो इंग्लैंड के राजा ने 1215 में लागू किया था। इनको मैग्ना कार्टा कहा गया। और 1215 में हमारे यहाँ लगभग ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश वगैरह का शासन था, दिल्ली सल्तनत थी। सोचो हम 700 साल पीछे हैं। हमारे यहाँ 1947 में लागू हुए मूल अधिकार। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। कैसी हैं? न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास की न्यूनतम शर्तें भी हैं। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं एक शब्द में कि जो मौलिक अधिकार हो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता, मतलब यार एटलीस्ट जिस जिंदा रहने के लिए खाना पानी जरूरी है, ऐसे देश में रहने के लिए हमारे पास अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो हमारी सरकारें शोषण करती रहेंगी। इसलिए हमारे संविधानकर्ताओं ने मौलिक अधिकार बना दिए। मूल अधिकार है, इनका कोई हनन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आपको जन्म के साथ खाना दिया जाए, जिस प्रकार से आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये भी मौलिक अधिकार में है। आर्टिकल 21A में लिखा है, तभी आपको निःशुल्क बार शिक्षा मिल रही है, पोषण आहार भी दिया जा रहा है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व, जो आपका व्यक्तित्व है, डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसके लिए भी न्यूनतम शर्तें हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय इसकी रक्षार्थ के लिए आएगा। कौन आएगा भैया? उच्चतम न्यायालय इसकी रक्षा करने के लिए आएगा। उच्चतम न्यायालय क्या होगा? इसकी रक्षा के लिए आएगा। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन आएगा? उच्चतम न्यायालय। अगर कोई पूछे कि मौलिक अधिकारों का माई बाप कौन है, जनक कौन है, संरक्षक कौन है, पिता कौन है, तो वो भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। चर्चाएं हो गई हैं। मैग्ना कार्टा भी हमने बता दिया। हाँ, एक चीज याद रखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? तो क्वेश्चन बनेगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितने अधिकार थे? 7 गो थे। लेकिन अब कितने हैं? 6। सर एक मौलिक अधिकार हटा क्यों दिया? ये भैया संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में था। इस अनुच्छेद को ही सरकार ने डेट कर दिया। इससे जो संपत्ति का अधिकार था उसको उठाया और कहा चलो तुम्हारा यहाँ कोई काम ना है, और इसको संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार हैं, संपत्ति के अधिकार हैं, इसको किसी अनुच्छेद 301 के तहत नियुक्त विधिक अधिकार में भेज दिया। जो तुम्हारा 31A था, संपत्ति का अधिकार था, राइट टू वेल्थ था, इसको कहाँ भेज दिया बच्चा? अनुच्छेद 300A में। और इसको क्या बना दिया? विधिक अधिकार। अभी क्या था? मूल अधिकार, अब हो गया विधिक अधिकार। अब सर आप कहेंगे कि सर ये मूल अधिकार क्या होता है, विधिक अधिकार? मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय हाल रिट जारी करता है, बुला देता है। कहे भैया उल्लंघन हुआ, कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो उसको बुला लिया जाएगा। हम बताए थे कि 2 व्यक्तियों को छोड़ के और किसी को भी बुला सकता है। और विधिक अधिकार ये कानूनी अधिकार होते हैं। आप कानूनी अधिकार पर आपकी कार्रवाई होगी, इसके लिए एक तहत प्रक्रिया होती है। लेकिन जो मूल अधिकार होते हैं उसमें डायरेक्ट कौन कूद पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका भाई पिता है। चलिए, अब एक शब्द आपको मिलेगा राज्य। पहले तो देखो, निषेधात्मक प्रकृति है मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार की प्रकृति निषेधात्मक, इसलिए मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। निषेधात्मक मतलब होता है विपरीत, गलत होना। तो ये जो राज्य है ना, हमारे खिलाफ कोई भी काम करता है, कौन कौन से काम करेगा, तो उसके खिलाफ प्राप्त है हमें। तो क्वेश्चन बनेगा, क्या मौलिक अधिकार निषेधात्मक प्रवृत्ति के हैं? तो यस, निषेधात्मक प्रवृत्ति के हैं। पूछेगा क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? याद रखना, वाद योग्य हैं। तो आप कहेंगे हाँ, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब होता है कि इनको आप जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो भैया कोर्ट उनका माई बाप बना बैठा है। अब आते हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है।
अब राज्य शब्द क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट किया गया है, मूलतकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसे न्याय सार्गिक अधिकार भी क्या कहते हैं, या न्याय सार्गिक नहीं, यहाँ नैसर्गिक होगा, नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 12 अगर आपसे पूछे क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि राज्य क्या होंगे। अब इस राज्य पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भाई आपका जो एग्जाम है छोटा एग्जाम है, बड़े एग्जाम, राज्य शब्द के अंतर्गत आपका संसद आएगा, राज्य शब्द के अंतर्गत आपकी संघ सरकार आएगी, केंद्र सरकार हो गई जो, राज्य सरकार आएगी, स्थानीय निकाय आएंगे जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकार द्वारा ये भी जितनी भी स्थापित संस्थाएं हैं, मतलब देश की लगभग जितनी संस्थाएं सबका इस शब्द के अंतर्गत आती हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। यहाँ राज्य शब्द का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार और झारखंड, ना। राज्य शब्द डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमारे संविधान में कहा गया है कि डेफिनेशन ऑफ जो स्टेट हैं इसके तहत जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पे भी मौलिक अधिकारों का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइवेट संस्थाएं तो फीस लेती हैं 6 to 8 की, क्योंकि लेती हैं कि नहीं, आप यही कहेंगे। तो भाई वो प्राइवेट उनके नियम बना दिए हैं, उस पर फिर गवर्नमेंट रूल अलाउ करेगी, जो गवर्नमेंट संस्थाएं वो आपको फ्री ही एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा, संघ सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधान, स्थानीय निकाय और सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं, मुख्यतः यही होंगी। प्राइवेट कुछ संस्थाएं ही आएंगी, पूरी संस्थाएं नहीं आएंगी। अब हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री इलाज होता है, तो भाई वो प्राइवेट है, निजी संस्था है, तो उनके कुछ कानून हैं, लेकिन उस निजी संस्था में भी मूल अधिकार लागू होंगे, लेकिन कुछ मूल अधिकार होंगे। जैसे कि निजी संस्थाओं में आपका अनुच्छेद जो 17 है छुआछूत के लिए वो लागू होगा, लेकिन निःशुल्क वाला नहीं लागू होगा। तो कुछ अधिकार होंगे लागू, कुछ नहीं होंगे, वो आगे बताएंगे कैसे होंगे, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 12, इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों में राज्य को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करें तो हमारे मूल अधिकारों पर रोक या अल्पीकरण किया जा सकता है। कहने का मतलब अनुच्छेद 13 कह रहा है कि आपके द्वारा जो हमारे मूल अधिकार हैं अगर दूसरे मूल अधिकार इसको प्रभावित करते हैं तो रोके जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा कानून बनता है शासन के द्वारा जो हमारे मूल अधिकारों को क्या करता है, हनन करता है, तो उसको रोक दिया जाएगा। और ये कायदे से तो अनुच्छेद 13 में 4 धाराएं पढ़ने आपको। अनुच्छेद 13(1) जो कहता है कि संविधान के पूर्व कोई भी ऐसी विधि थी जो न्याय संगत नहीं थी तो उसे क्या कर दिया जाए, शून्य माना जाए, खत्म कर दिया जाए। जैसे पहले थी कर लेना, ठीक है, या अंग्रेज वसूली करते थे, तो ये सब खत्म कर दिया गया। फिर दूसरा लिखा कि ऐसी कोई भी विधि जो संविधान लागू होने के बाद बनाई गई है और वह मूल अधिकारों के लायक नहीं है तो उसको भी क्या माना जाएगा, शून्य कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको याद रखना है कि दूसरे के, अब यहाँ से आपको याद रखना है अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, आप इतना लिखेंगे जितना हम डब्बे में बंद कर रहे हैं, सुनना सब है, लिखना इतना है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। तो आप पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, तो विधि के समक्ष समानता क्या लिखा है, विधि के समक्ष समानता होगी या वह विधि का समान संरक्षण होगा, दोनों होगा, विधि का समान संरक्षण होगा। अब संरक्षण क्या होता है भैया, ठीक है, समान लोग, देखो संरक्षण होता है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, और समक्ष समानता होगी, किसी को कोई भी विशेषाधिकार नहीं होंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता होगी, क्या होगी, विधि के समक्ष समानता होगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून सबके लिए समान होगा। और यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है, और इसी में लिखा है कानून के समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, और यही लिखना धन, कानून के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की व्यवस्था अमेरिका से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी। आगे देखते हैं, लेकिन एक अपवाद है, इसको नोट करके लिखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमे तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं की जा सकती जब तक वे पद पर हैं। हम आपको बता चुके थे क्यों नहीं की जा सकती है, ठीक है। आगे देखो, तो अनुच्छेद हमारा 14 पढ़ लिया हमने। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 12 के राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि अगर कोई एक अधिकार दूसरे अधिकार को हनन करता है हमारे मूल अधिकार का, तो उसका अल्पीकरण किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण, दोनों शब्द लिख लेना, विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण, बस यही लिखना अनुच्छेद, और कुछ नहीं लिखना। और नोट में अपवाद लिख लेना। अनुच्छेद 15, हम जो बोले वही लिखना है आपको, हेडिंग लगाएंगे आप अनुच्छेद 15, उसमें लिखेंगे
जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल मतलब सरकारी स्थान, याद रखना प्राइवेट, सरकारी स्थान पर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब जाति, बोलो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 15 कहता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून सबके लिए समान है, कानून का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, 4 शब्द हैं, जाति है, धर्म है, लिंग है और जन्म स्थान है, के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जो अल्पसंख्यक की गणना है वो धर्म के आधार पर होती है, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ईसाई। आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। आरक्षण तो लिंग के आधार पर भी बिहार में दिया जाता है, महिलाओं को 35% आरक्षण है, लेकिन ये अच्छे के लिए है। देखो हमारे जो अभी आप छोटे हो, जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार क्या कहते हैं कि अच्छे के लिए काम किया जा रहा है तो आप उसके लिए कर सकते हो। अगर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है तो महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की गणना के आधार पर उनको भी जाति आधार पर, जातिगत आधार पर संरक्षण आरक्षण दिया जा रहा है, तो ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो शोषित दलित वर्ग है, SC ST, इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनका विकास किया जाए, तो इन्हें हर विभाग में आरक्षण दिया गया है। एक अच्छी सोच है सरकार की। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी में इनकी क्या होगी? समानता होगी। लेकिन यहाँ पर भी अनुच्छेद लागू होता है। आपको याद नहीं करना, आपको इतना याद कर लेना है कि लोक नियोजन में समानता अर्थात सरकारी नौकरी में भी समानता होगी। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, लिंग, धर्म के आधार पर आप भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का अंत होना चाहिए। तो अनुच्छेद 17 में क्या कहता है? छुआछूत का अंत होना चाहिए। आगे देखते हैं भैया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत होता है। उपाधियों का अंत मतलब पहले क्या होता था? राजा, महाराजा, अधिराजा, फलाने, ये वो उपाधियां हम नहीं लगा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भाई, शिक्षा तो वही शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, यही हमारे बाबा साहब ने कहा था। सुरक्षा जैसे मेजर, कर्नल, जनरल, भारत रत्न दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म श्री दिया गया, तो इनसे प्राप्त जो भी हैं उपाधियां वो रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व, अगर विदेश में जैसे हमारे मोदी जी जाते हैं, उन्हें कई उपहार मिलते हैं, कई उपाधियां मिलती हैं, कई सम्मान मिलते हैं, लेकिन उन्हें रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। मोदी जी कहेंगे भैया हमको मिला है, क्या हम इसे रख सकते हैं? तो राष्ट्रपति कहता है यस आप रख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कहेगा ही कहेगा। आगे समझ में आया? तो अब एक बार फिर से देखते हैं। आपको देखो, आप लिखो अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है अपना। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर हमारे संविधान में कोई भी हमारे मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो ऐसे कानूनों का अल्पीकरण कर दिया जाएगा, उनको रद्द किया जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी और युवा विधि का समान संरक्षण होगा। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान, लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। कोई भी राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव लोक नियोजन में नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का अंत होगा, अनटचेबिलिटी है, तुम ये हो तुम वो हो, ये अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत होना चाहिए। जो उपाधियां मिलती थी इसका अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। लेकिन शिक्षा में जैसे जो लोग PhD कर लेते हैं तो डॉक्टर लगता है, डॉक्टर अकेला वो नहीं लगता जो डॉक्टर होते हैं, जो PhD कर लेता है उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लगता है। ये इंजीनियर रख सकते हो, कर्नल वगैरह हैं, तो ये उपाधियां आप ले सकते हो, ये उपाधियां हैं। अनुच्छेद 18 तक हो गए। अब आते हैं
तो शिक्षा और सेना को छोड़ के कहीं पर भी आप उपाधि नहीं रख सकते। कोई भी नागरिक है अगर अन्य देश से उपाधि प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। चलिए अब आगे रखते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला हमारा 6 मूल अधिकार हमने कल ही लिखवाए थे। पहला हमारा समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अवसर, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। उसके बाद हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 मूल अधिकार। तो दूसरा मूल अधिकार क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। क्या हो रहा है यार? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी दी गई? देखो भैया, पहले तो मैं आप सीधी स्वतंत्रताएं लिखनी है, फिर हम समझाएंगे। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, इसमें लिख लेना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा लिखो, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप शांति पूर्वक कहीं पर भी बैठ के सभा कर सकते, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। इसी में एक शब्द जोड़ लेना, शांति पूर्वक। वो भी ऐसा नहीं हथियार नहीं लियो तुम मार कर दो लाठों से, हाँ, तो शांति पूर्वक बिना हथियार व बिना हथियारों की बैठक करने की व्यवस्था। अगला है देखो, संगठन, संघ शब्द जोड़ लो, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं। 5वीं कहता है, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी रह सकते हैं। ये वाली तुम्हारी जो हट गई 6वीं, ये तो हट गई, क्योंकि हमने अभी बताया तो जो संपत्ति का अधिकार तो हट गया, इसलिए इसको नहीं लिखना है। इसके बाद आपका 7वां है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या है? 6वां कहेंगे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो देखो, अब हम आपको लिखवा चुके हैं। अब देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति से हम आप लोगों से ही कहते हैं, आप बोलो, आपके विचार हैं, जो आपको विचार रखने की स्वतंत्रता है। आप बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपना झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। तुम देखते हो कहीं पर, जैसे अभी बिहार बंद ही हुआ तो भारत बंद हुआ तो पुतले जलाने की स्वतंत्रता है। आरटीआई में प्रेस स्वतंत्रता भी है। और इसमें देखना, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बोलने की स्वतंत्रता है कि आपको बोलना है, तो शांत रहने की भी स्वतंत्रता इसी में है। क्योंकि जो अभिव्यक्ति शब्द होता है बेटा, ये बहुत व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है। अभिव्यक्ति, हमको नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, क्या है? मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार। दूसरा है, आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। हथियार नहीं होने चाहिए, आप सभा कर सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला आपको वहां से मार के भगा नहीं सकता। लेकिन याद रखना, अब कोरोना काल में 5 लोग बैठते थे तो पिटाई होती थी, क्योंकि वहां सरकार की, जब आपातकाल आता है तो कुछ सरकार जो मूल अधिकार होते हैं उनको रोक लेती है, वो हम समझाएंगे आगे। ठीक है, बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भैया, ग्रुप बना लेते हो। ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है? कि तुमने देखा होगा यूपी में बजरंग दल चलता है, फलाने दल, ये दल, वो दल, ये यूनियन, फलाना यूनियन बना सकते हो। ठीक है, चारों ओर घूम सकते हो, आप भारत में कहीं पर भी जा सकते हो। लेकिन याद रहे, आप बॉर्डर इलाकों पे नहीं जा सकते हो, वहाँ जहाँ सेना क्षेत्र होता है। वो आर्टिकल जब 35-34 पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि सेना के क्षेत्र में नहीं जा सकते हो। ठीक है, भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। हम ही देखो आके बिहार में बस गए, है स्वतंत्रता कि नहीं? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप कहीं पर भी जाके बच सकते हो। हमें मूल अधिकार प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार हट ही गया था। और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, हम कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते। तो याद कैसे करोगे? पहले हम बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो हम बुलाएंगे सभा, और जब हम सभा बुलाएंगे तो हम बनाएंगे एक संगठन, और जब संगठन बनाएंगे तो संगठन को लेके घूमेंगे सब तरफ, और जब घूमेंगे तो कहीं रहने और बसने की हम व्यवस्था करेंगे, भैया रुको को कहीं, और जब बस जाएंगे तो कहेंगे दाना पानी के लिए व्यापार करते हो। तो पहला, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों की बैठक करने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, रहने या बसने की स्वतंत्रता, और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये तुम्हारी अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 20। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक गलती की एक सजा होगी, एक गलती की एक सजा होगी, और दूसरा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। कहने का, एक गलती की एक सजा, कहने का मतलब जैसे कि आपने की चोरी। ठीक है, देखना, एक गलती की एक सजा। भैया, एक गलती की, जैसे आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए, एक बार पिटाई लगा दी आपके शिक्षक ने, कोचिंग मास्टर ने। ठीक है,
तो एक गलती की एक सजा होगी। या आपने कोई क्राइम कर दिया, आपने चोरी कर दी, तो आपको उसको 2 महीने की सजा मिल गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने की सजा मिल गई तो फिर पुलिस उठा के आई, चल रहे तुमने चोरी की थी उस बार ना, आप सजा मिल गई। तो एक गलती की एक सजा। फिर है दूसरा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद। कहने का मतलब हमारे कानून बदलते रहते हैं, नियम बदलते रहते हैं। जैसे कि समझाते हैं आपको एक छोटे से उदाहरण, जैसे कि आप लोग आज कोई आपसे जुर्म हो गया, आज आपसे कोई जुर्म हो गया, आज आपसे हो गया, अब आपको पुलिस पकड़ के ले गई और आपको सजा मिल रही है 10 साल बाद, और हो सकता है 10 साल बाद चोरी का कानून और टाइट कर दिया जाए, तो आपको उस समय के कानून के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि गलती आज आपने की थी, तो आज के कानून जो हैं उसी के अनुसार सजा मिलेगी, उसी के अनुसार सजा मिलेगी। और सजा के बाद क्या दी, ऐसा नहीं है कि आप सजा मिल गई तो आपको संरक्षण, आपको बाकायदा जेल में अच्छा खाना दिया जाएगा, मस्त भोजन मिलेगा जिसे आप खाएं। अब आता है अनुच्छेद 21, और संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है 21, और इस पर चर्चा करेंगे हम कल। लेकिन एक बार पहले करते हैं रिवीजन। हमने पढ़ा आर्टिकल 12 जिसमें राज्य शब्द की परिभाषा है, हमने पढ़ा आर्टिकल 13 जिसमें अल्पीकरण की बात की, हमने पढ़ा आर्टिकल 14 जिसमें समान विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण कहा गया। हमने पढ़ा फिर आर्टिकल 15 धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमने फिर पढ़ा आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 18 तुम्हारा उपाधियों का अंत है लेकिन शिक्षा और सेना के क्षेत्र में रख सकते हो। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताएंगे। पहला हम बोलेंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। दूसरा जब बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, संघ सभा करने की स्वतंत्रता है लेकिन बिना हथियार के। फिर जब हमने बोल लिया तो हम बनाएंगे संगठन, तो तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जब संगठन बना लेंगे तो हम घूमे फिरेंगे, तो चौथी है घूमने फिरने की स्वतंत्रता। फिर जब घूमे फिरेंगे तो 5वां है रहने या बसने की स्वतंत्रता। 6वीं स्वतंत्रता हटा दी गई, इसमें 7वीं स्वतंत्रता है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो टोटल हुई 6 ही है, पहले 7 थी, हटाया कौन गया है, संपत्ति रखने का अधिकार हटाया गया है जिसे 300A में भेज दिया गया। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं कि आप अगर कोई जुर्म करते हैं तो एक जुर्म की एक सजा, और सजा उसी समय के कानून के अनुसार दी जाएगी, ना उसके पहले जो कानून था उसके अनुसार, ना उसके बाद के कानून, और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण होगा। आर्टिकल 21 बहुत बृहद आर्टिकल है, इस पर कल चर्चा करेंगे अपन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने क्लास ज्वाइन की, और आर्टिकल 31 व्यक्तियों के जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जय हिंद, जय भारत।